I'm the students. Good morning again. 12th class accountancy, chapter 5 cash flow. एक दो क्वेश्चन करेंगे हम अब जिसमें आपको एबनॉर्मल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस भी होंगे। ठीक है, आज वाली क्लास में बस हमारा ऑपरेटिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो आज मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, तो जो बच्चे प्रैक्टिस कर लेंगे उनको आ जाएगा, जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे उनके लिए प्रॉब्लम होगी। तो बेटर टू प्रैक्टिस। आप लोग ये मत सोचिए कि अभी जो एग्जाम होना है उसमें तो सिर्फ एमसीक्यू आ रहा है। आप चैप्टर को चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कीजिए, क्योंकि नथिंग विल बी रिपीटेड। तो दिस क्वेश्चन, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आप जरा स्टार्ट कर दीजिए, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन। स्टार्ट डूइंग दिस कैश फ्लो। आई एम रीडिंग, टिल देन यू कैन टेल मी द आंसर। Cash flow from operating activities, you have to calculate profit for the year before tax and after considering the following items. So this is the profit before tax. Before tax means कि इसमें से अभी टैक्स माइनस नहीं हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में आप ध्यान से सुने मैं क्या बोल रही हूँ। अगर किसी क्वेश्चन में बिफोर टैक्स लिखा है तो इट मीन्स कि अभी तक टैक्स माइनस नहीं हुआ है। तो स्टेप 1 में जो हम प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस करते थे वो आप प्लस नहीं करोगे। अगर क्वेश्चन में गिवन भी है प्रोविजन फॉर टैक्स तब भी आप प्लस नहीं करोगे। व्हाई? जब हम प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करते हैं तो हम प्रॉफिट लेते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बट हियर ऑलरेडी प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज गिवन। बिफोर टैक्स मीन्स कि अभी तक इसमें से टैक्स माइनस नहीं हुआ है। अब जो चीज माइनस ही नहीं हुई है तो हम उसको प्लस भी नहीं करेंगे। ठीक है, आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स मीन्स कि इसमें से ये सब माइनस हो चुका है, तो इसमें से जो भी आपको प्लस करना है वो आप प्लस करेंगे। ओके, तो हिंट मैंने आपको दे दिया है। यस, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर टैक्स एंड आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम इज 2,50,000। उसमें आपने अब क्या क्या ऐड करना है। डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं है, इट मीन्स ये आपको स्टेप 1 का आंसर गिवन है। ओके, 2,50,000 इज द आंसर ऑफ स्टेप 1। स्टेप 1 नहीं करना आपको, यू विल डायरेक्टली स्टार्ट विद स्टेप 2। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, यस प्लस हो जाएगा 1 लाख। एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, ये भी प्लस हो जाएगा 50,000। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 70,000, ये भी ऐड हो जाएगा। ये अनुष्क, अभी मैं आंसर तक आ जाऊं बेटा फिर बताऊंगी, क्योंकि मुझे आंसर ऐसे याद नहीं है कि इसका आंसर क्या है। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, ये आपका माइनस होगा। तो यहाँ तक का आंसर बताइए जरा मुझे क्या आ रहा है आप लोगों का। स्टेप 2 का आंसर, यस टेल मी द आंसर फॉर स्टेप 2। यस यस, इट्स 440, वेरी गुड। स्टेप 2 आंसर इज 440। नेक्स्ट अब हमें थर्ड स्टेप में जाना है। थर्ड स्टेप था वर्किंग कैपिटल चेंजेस। So we can see that the list of working current assets and current liability is given. Trade receivable, opening was 220 and closing is 230. Trade receivable is a current asset and current asset increase हो गया है 20 से, तो हम माइनस करेंगे, इंक्रीज को प्लस नहीं करेंगे। ठीक है, ट्रेड पेबल्स 150 से 1 लाख हो गया है, ये आपका डिक्रीज हुआ है। ट्रेड पेबल इज अ करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो गई है, तो ये भी माइनस होगा 50 से। देन प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस इज करंट एसेट, करंट एसेट आपका डिक्रीज हुआ है 60 से 40, सो आपका 20 प्लस होगा और ऊपर वाले दोनों माइनस होंगे एंड द फाइनल आंसर इज 4 लाख। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 26। ओके स्टार्ट। हियर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज गिवन। आफ्टर टैक्स मींस कि आपको वो सारे एडजस्टमेंट्स करने हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 340, हमें बिफोर टैक्स निकालना है। तो वो जो भी 4 आइटम्स हम प्लस करते थे उस 4 में से आप देखो क्या क्या गिवन है, जो गिवन है उसको यूज करो, जो गिवन नहीं है उसको स्किप कर दो। आई एम रिपीटिंग 4 आइटम्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें लेना है 340 और उसमें आपको प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस करना है ऑफ करंट ईयर। You can see that in this question 2 provision for tax are given. Current year provision for tax will be added. Then proposed dividend, if any proposed dividend is given. Interim dividend, if any given. Then transfer to reserve. I can see that in this question no proposed dividend is given, no interim dividend, and no refund of tax and no transfer
to reserve. So only one item is given, that is provision for tax. So in 340, 13,000 will be added. Okay, and you will be getting 350. This is the step 353, step 1 answer. Now I am waiting for step 2 answer. Find out all those items which you have to add in step 2. Depreciation, amortization, interest, discount on issue of debentures, written off. वो अभी तक आपका इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ है टॉपिक, डिस्काउंट वाला जब आएगा हम तभी मैं डिटेल में बताऊंगी. नेक्स्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन मुझे दिख रहा है. ओके, वन मोर थिंग इज देयर, दैट वाज द इंश्योरेंस क्लेम. Insurance claim, this is extraordinary item. Yes, very good, Divya. I haven't seen this. Insurance claim, and I told you if any extraordinary expense, जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की थी ध्यान से सुन लीजिए. If any extraordinary expense is there, that is added in step 1. Extraordinary expense like loss by fire, extraordinary expense will be added in step 1. And if any extraordinary income is given, that will be deducted. Like insurance claim. इंश्योरेंस क्लेम को हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दैट इनकम इज नॉट आवर ऑपरेटिंग इनकम, रेगुलर इनकम नहीं है. जिस साल हमारी प्रॉपर्टी डैमेज होगी कोई नेचुरल क्लैमिटी से, फायर ब्रेकआउट से, तो उस पर्टिकुलर ईयर में ही हमें वो क्लेम मिलेगा, हर साल नहीं मिलने वाला. सो दैट्स व्हाई इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम. So extraordinary income will be deducted and extraordinary expense will be added in step 1. So 20,000 will be deducted from step 1 answer. Why deducted? Because it's the extraordinary income. Now 333. Now depreciation is the non-cash expense. 49, it will be added. And gain on sale of investment is a non-operating income. It will be deducted. Yes, 374 is the step 2 answer. Very good. Very good, students. And now I am waiting for the third step. Third step, I am showing you the question. Yes, trade receivables. In third step, trade receivable given, prepaid expenses given, trade payables are given. 3 items are given in third step. So trade receivables are increased. Increase in trade receivable deducted. Then prepaid expenses are also increased. Prepaid expenses are asset, and if asset increases, it is deducted. Yes, 11,000 will be deducted, and there 33,000 will be deducted. Yes, next, trade payables are increased. Trade payable is a current liability, and if current liability increases, it is added. So 4,000 will be added. So third step answer. Step 3 answer. You can see step 3. Inventories, trade payables. Yes, inventory is also there, that is increased. So that will be added 3,000. So the final answer 3,37,000 is the answer of the third step. Now fourth step. Fourth step was income tax, less income tax paid. Now if no income tax paid is given in the question, then I told you that current year will be added in the note, step 1, and previous year will be deducted. Previous year is 19,000 and current year 13,000, which we have already added. So 19,000. देखो इसके पीछे भी लॉजिक बताती हूँ मैं भी आपको कि क्यों हम प्रीवियस ईयर का माइनस करते हैं. अब ध्यान से समझना, वैसे तो सबने रट्टा तो मार ही लिया होगा, बट स्टिल आपको अंडरस्टैंडिंग भी होना जरूरी है, तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. ठीक है, अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बताऊंगी. रीजन समझिए. देखिए मैंने आप टैक्स का जो प्रोविजन है ना, हम ईयर टैक्स कब कैलकुलेट करेंगे? जब प्रॉफिट्स आ जाएंगे, ईयर एंड में आते हैं प्रॉफिट्स. तो जो करंट ईयर का जो प्रॉफिट आया उसका हमने प्रोविजन बनाया ईयर एंड में. सपोज 50,000 का प्रॉफिट प्रोविजन बन गया फॉर करंट ईयर. ओके, तो करंट ईयर वाले प्रोविजन को हमने पीएनएल में डेबिट कर दिया. पीएनएल में डेबिट करने से क्या हुआ कि हमारे प्रॉफिट्स कम हो गए, बट एक्चुअली हमने अभी वो टैक्स पे नहीं किया. सो इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस. तो इसीलिए हमने करंट ईयर के प्रोविजन को ऊपर प्रॉफिट्स में ऐड कर दिया स्टेप 1 में. नाउ व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड कि हम प्रीवियस ईयर के प्रोविजन को माइनस कर रहे हैं? कोई बता सकता है मुझे प्रीवियस ईयर को क्यों माइनस कर रहे हैं? कोई अगर माइंड यूज करके बताना चाहे. करंट ईयर के लिए मैंने आपको लॉजिक बता दिया है.
क्योंकि करंट ईयर से हमने सिर्फ एक प्रोविजन बनाया है, अभी एक्चुअली में पे नहीं किया है। यस, नो नो इट्स नॉट ऑलरेडी पेड। लाइक इस साल जो मैंने प्रोविजन बनाया, सपोज मेरा करंट ईयर है 31 मार्च 2020, तो इस साल जो मैंने टैक्स का प्रोविजन बनाया वो 31 ईयर एंड में बनता है पी एंड एल, तो मैंने पी एंड एल में ईयर एंड में प्रोविजन बनाया, तो करंट ईयर का प्रोविजन हो गया आपका 50,000, वो मैंने इस साल के प्रॉफिट में ऐड कर दिया। बट जो इस साल का टैक्स है वो मैं पे कब करूंगी, टेल मी। इस साल वाला टैक्स 2020 वाला टैक्स कौन से फाइनेंशियल ईयर में पे होगा? Could you please tell me? Whatever the provision I have made for this year, that provision will be paid in the next year. Very good, Vaibhav. Yes, very good. तो इट मीन्स कि इस करंट ईयर में मैंने पिछले साल वाला टैक्स पे किया, और इस ईयर जो प्रोविजन बनाया मैंने, वो उससे मेरा एक्चुअल में कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, सिर्फ प्रोविजन बना। इस ईयर वाला टैक्स नेक्स्ट ईयर में पे होगा, क्योंकि टैक्स की कैलकुलेशन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनने के बाद होती है, और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ईयर एंड में बनता है। तो हर एक साल का टैक्स जिस साल में हमने इनकम अर्न किया उसी साल में पे नहीं होता है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पे होता है। एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? ठीक है, तो इसीलिए हम ये एज्यूम करते हैं कि इस साल का जो टैक्स है वो नेक्स्ट ईयर में पे होगा, तो पिछले साल का टैक्स इस ईयर में पे हुआ, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर वाले टैक्स को हम माइनस कर देते हैं। ओके, और अगर जिसको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है तो आप सिर्फ उतना ही याद रखो कि करंट ईयर प्रोविजन को हमने प्लस करना है स्टेप 1 में, और प्रीवियस ईयर प्रोविजन को हमने स्टेप 4 में माइनस करना है। नाउ आई टोल्ड यू वन थिंग, कुछ भी अगर एडिशनल में गिवन है तो उसकी ट्रीटमेंट 2 बार होगी। तो आप देख सकते हो इंश्योरेंस क्लेम आपका एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम था, तो ऊपर आपने माइनस किया, मैंने ये भी बताया था जो चीज ऊपर माइनस होगी वो बाद में प्लस होगी, जो प्लस हो गई है वो बाद में माइनस होगी। क्लियर? तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड हमारी एक आपके माइंड में आ रहा होगा कि डेप्रिसिएशन को हमने एक ही बार क्यों किया। ये डेप्रिसिएशन की दूसरी बार ट्रीटमेंट होगा, बट इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि डेप्रिसिएशन एसेट से रिलेटेड है और फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टिंग का पार्ट है। करंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 2 बार ट्रीटमेंट नहीं होगी डेप्रिसिएशन। तो अब हमारा इंश्योरेंस क्लेम जो था हमने ऊपर माइनस कर दिया था। क्यों माइनस किया हमने? क्योंकि अगर हम उसको माइनस नहीं करते तो हमें उस पर भी टैक्स पे करना पड़ता, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमारा यहाँ पर लास्ट में प्लस हो जाएगा जो हमने ऊपर माइनस किया था। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 3,18,000, add extraordinary item 20,000. So now our answer is cash flow from operating activity 3,38,000. तो यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम न्यू टॉपिक बताया विद 2 ट्रीटमेंट्स। 2 ट्रीटमेंट क्या होंगी? स्टेप 1 में अगर इनकम है, लिसन केयरफुली, अगर इनकम है तो स्टेप 1 में माइनस होगा, अगर एक्सपेंस है तो स्टेप 1 में प्लस होगा। दूसरी ट्रीटमेंट फाइनल आंसर निकालने के बाद स्टेप 4 के बाद, अगर आपने पहले माइनस किया था तो अब प्लस हो जाएगा, और अगर पहले आपने प्लस किया था तो अब माइनस हो जाएगा। एक्सपेंस को हम माइनस करते हैं तो यहाँ एक्सपेंस आपका प्लस हो जाएगा। ओके, वन मोर क्वेश्चन ओनली, उसके बाद मैं क्लास एंड कर दूंगी। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन नहीं है जो अभी हमने किया था। ओके, स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। आई एम वेटिंग फॉर स्टेप 1 आंसर फर्स्ट। Wherever rate of interest are given, you have to consider that rate of interest. So you can see in this question, 2 rate of interest are given. Yes, Varun, you can consider the last item. You are asking for that discount on issue of debentures. So मैं आपको सबको ट्रीटमेंट बता देती हूँ इसका। 31 मार्च 2019 10,000 का डिस्काउंट था, 31 मार्च 2020 नो डिस्काउंट। तो आपने इसमें भी करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करना है। ये हमेशा कम ही होगा। कम क्यों होगा? कि हर साल हम कुछ राइट ऑफ करते हैं, जैसे बेड डेट्स रिटर्न ऑफ होते हैं, ऐसे ही डिस्काउंट को राइट ऑफ करते रहेंगे। तो यहाँ पे 0 बैलेंस हो गया है, तो मतलब सारा का सारा अमाउंट राइट ऑफ हो गया है। तो दिस 10,000 विल बी एडेड इन स्टेप 2। Discount on issue of debentures 10,000 will be added in step 2. So I am waiting for step 1 answer. You have 2 minutes to do step 1. Step 1, surplus, that is balancing statement of P&L loss. Here loss is given. So 70,000 minus bracket minus 60. 2 माइनस पॉजिटिव बन जाएंगे, 130 आ जाएगा आपका।
Now you have to add transfer to general reserve. 50,000 is added in general reserve. So 130 plus 50. 130 plus 50. Very good. 180 is the step 1 answer. 180. Very good, Kashish. Anushka. ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते, आप सब कर सकते हो, आप करना नहीं चाह रहे हो बस एक्चुअली। इतना मुश्किल नहीं है ये चैप्टर, इट्स वेरी इजी, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग वर्क। थोड़ा सा भी आप 180 is the step 1 answer. Now go to for step 2. You can see that 10% debentures are there, but no date is mentioned. जब कोई डेट मेंशन नहीं होती है तो कौन से वाले पर निकालना है इंटरेस्ट, 19 और 20? यस, ओपनिंग, वेरी गुड। 19 पे आप इंटरेस्ट निकालेंगे, वेरी गुड स्टूडेंट्स। जब कोई डेट मेंशन नहीं होती है तो सारे इंटरेस्ट ओपनिंग बैलेंस पर निकलते हैं। ओपनिंग बैलेंस इज 2019, तो आप 2019 के बैलेंस पर निकालेंगे। 10% डिबेंचर्स। So I am waiting for second step answer. 10% debentures, 310, 210 and no date is mentioned. So हम opening balance पे निकालेंगे and interest on debenture will be 21,000. Then step 2 के और items आप ढूंढेंगे। goodwill. Goodwill is the step 2 item. But you can see that goodwill is decreased. Yes, goodwill is decreased. 1 lakh से 80 हो गया है. So this 20,000 is goodwill amortized. Difference between क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस, अगर गुडविल कम हो गई है तो वो आपका, यस दिव्या यू हैव गिवन मी आंसर बट आई एम आल्सो वेटिंग फॉर अदर्स आंसर बिफोर टेलिंग आंसर। सो 20,000 इज गुडविल amortized, तो वो आप प्लस कर दोगे। देन provision for doubtful debt, it is also the item of second step. You can see that this provision is increased by 50,000, तो 50,000 भी प्लस हो जाएगा। पहले आपका प्रोविजन 1 लाख था, अब 150 हो गया है, सो इट विल बी इंक्रीज्ड बाय 50,000। यस, नेक्स्ट आपने माइनस भी करना है इसमें, कुछ बताइए क्या माइनस होगा। टेल मी स्टूडेंट्स, आपको क्या माइनस करना है, प्लीज टेल मी। माइनस क्या करना है बच्चे? स्टेप 2 में एक आइटम माइनस होने वाला भी है। यस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, 10% इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट इज गिवन। अब इन्वेस्टमेंट के बारे में भी क्वेश्चन साइलेंट है, तो आप ओपनिंग इन्वेस्टमेंट पे 10% इंटरेस्ट निकालेंगे। ओपनिंग इन्वेस्टमेंट है 60,000, 60,000 का 10%, 6,000 विल बी डिडक्टेड। ओके, स्टेप 2 का आंसर आपका, हम स्टेप 2 तक आंसर चेक कर लेते हैं। मैनी स्टूडेंट्स हैव गिवन मी आंसर। यस, स्टेप 1 180, स्टेप 2 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 40 ऐड हो गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 50 ऐड हो गया, गुडविल 20 ऐड है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। यस वरुण, क्लियर है आपको टॉपिक डिस्काउंट ऑन इशू? अभी तक ये हमारे किसी भी क्वेश्चन में यूज नहीं हुआ था, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। यस, आपने डिस्काउंट को भी वैसे ही करना है जैसे आप गुडविल को करते हो। अब यहाँ पे 0 हो गया है डिस्काउंट, तो इट मीन्स पूरा 10,000 राइट ऑफ हो गया है, तो 10,000 विल बी एडेड हियर। Then interest on debenture, opening balance. Yes, step 2 answer is 3,15,000. आयुष, आपने बेटा इंटरेस्ट माइनस नहीं किया है, 321 यू आर टेलिंग मी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10%, जब भी कोई इंटरेस्ट रेट गिवन है क्वेश्चन में आपको उसको यूज करना है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर प्लस होगा और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस होगा। रीजंस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी इन्वेस्टिंग इनकम है, तो जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे तो ये वहां पे प्लस हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना, जो चीज एक एक्टिविटी में माइनस हो रही है वो दूसरी एक्टिविटी में प्लस होंगी, और जो प्लस हो गई है वो दूसरी एक्टिविटी में माइनस होंगी। ओके, 315
बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? प्लीज टेल मी, इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल हियर? ओके, चलिए लास्ट स्टेप थर्ड, फाइंड आउट विच करंट एसेट्स आर डिक्रीजिंग एंड करंट लायबिलिटीज आर इंक्रीजिंग। उनको आप प्लस करेंगे। जो कुछ भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है एक बार ट्रीट करना है। जब आप पेपर में करेंगे तो जो जो आइटम्स आप ट्रीट करते जा रहे हैं उनको क्रॉस करते जाना, ताकि आप बार बार उनको ना देखें और कंफ्यूजन ना हो। जनरल रिजर्व हम ट्रीट कर चुके हैं, सरप्लस भी ट्रीट हो गया है, डिवेंचर्स का इंटरेस्ट भी ट्रीट हो गया, ट्रेड पेबल्स इट्स अ करंट लाइबिलिटी। ट्रेड पेबल 75,000 से 11,75,000 हो गए हैं, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए हैं बाय 11 लाख। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल क्या करेंगे? प्लस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को स्किप कर देना है। मैंने आपको बताया था एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड करंट इन्वेस्टमेंट, जो कि है नहीं क्वेश्चन में। गुडविल ऑलरेडी ट्रीट कर लिया है हमने। मशीनरी यहाँ पे कोई ट्रीट नहीं होगा। वेट, मशीनरी के बारे में मैंने आपको कुछ बताया नहीं है, एक पॉइंट है जो स्किप हो गया है अभी तक। लिसन, ध्यान से सुनना, ये भी एक एजम्पशन है। कैश फ्लो चैप्टर इज बेस्ड ऑन एजम्पशंस। एजम्पशन क्या है इसमें? यू कैन सी दैट मशीनरी आपकी 2019 में 5 लाख है, ध्यान से सुनना ये वाला पॉइंट भी, और 2020 में 460 हो गई है। ठीक है, तो could you please tell me two reasons with which fixed assets can decrease? Two reasons with which fixed assets can decrease. Yes, first reason is depreciation. Very good. Second reason. Second reason. Fixed assets हमारे कब कम होंगे? Yes, very good हर्षिता. Either sold or depreciation. Depreciated. These are the only two reason. या तो हमने फिक्स्ड एसेट को बेच दिया है या हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया। यहाँ तक क्लियर है? अब आप ध्यान से सुनना, इस पूरे क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन के बारे में कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं है। तो नाउ राइट वन मोर रूल रिगार्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट डेप्रिसिएशन, if question is silent about depreciation on fixed asset and this is also not mentioned in the question that the fixed asset is sold, ना तो क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन गिवन है और ना ही ये बताया है कि आपने वो फिक्स्ड एसेट सेल कर दिया है। ओके, then you will assume the difference of current year and previous year as depreciation. Difference of previous year minus current year as depreciation. प्रीवियस ईयर माइनस मतलब पहले आपकी 5 लाख की थी मशीन, अब 460 हो गई तो 40,000 कम हुई। तो हमें पता है कि कम होने के पीछे दो ही रीजन है, या तो आपकी जो मशीन है वो डेप्रिशिएट हुई होगी या सेल हुई होगी। तो इफ द फिक्स्ड एसेट्स आर सोल्ड देन इट मस्ट बी गिवन इन द क्वेश्चन। अगर आपने सेल की होगी तो कैश मिला होगा और हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, और ये 100% श्योर है कि क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपने एसेट को सेल किया। बट अगर क्वेश्चन में सेल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप एज्यूम कर लोगे कि आपने उस फिक्स्ड एसेट पर डेप्रिसिएशन लगाया। तो आपका डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 40,000 ये भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि अलग से यहाँ पर डेप्रिसिएशन गिवन नहीं था, आप देख सकते हो। तो आपने ये एजम्पशन बेस्ड डेप्रिसिएशन निकाला है कि करंट प्रीवियस ईयर में 5 लाख का मशीन था, अब 460 हो गया है और क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हमने एज्यूम कर लिया है कि फिक्स्ड एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड। नाउ ट्रेड पेबल्स 11 लाख प्लस हो गए हैं क्योंकि इंक्रीज हुआ है। देन इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज का फिगर है 60 से 245 हो गया है, तो इंक्रीज हो गया इन्वेंट्री। इंक्रीज को क्या करेंगे? माइनस। इन्वेंट्रीज आर डिडक्टेड बाय 185 एंड लास्ट आइटम इज ट्रेड रिसीवेबल्स। 10 लाख से 21 लाख हो गए, 11 लाख से इंक्रीज हुए हैं। अगर आपके ट्रेड रिसीवेबल्स 10 से 21 हो गए हैं तो आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करके बता सकते हो व्हाट डज इट मीन। पिछले साल आपके ट्रेड रिसीवेबल्स 10 लाख थे और करंट ईयर में आपके ट्रेड रिसीवेबल्स 21 लाख हो गए हैं, व्हाट डज इट मीन। टॉपिक रिलेटेड नहीं है बट जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चीज मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो थोड़ा सा तो आइडिया लगाओ कि ट्रेड रिसीवेबल कब इंक्रीज होते हैं। ट्रेड रिसीवेबल कब इंक्रीज होते हैं? ट्रेड रिसीवेबल मीन्स क्या क्या आता है आपका ट्रेड रिसीवेबल में? प्लीज टेल मी। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स आते हैं
और BR आते हैं। तो अगर ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं तो व्हाट डज इट मीन, और वो भी अराउंड 100% इंक्रीज हो गए हैं, 100 से भी ज्यादा हो गए हैं आपके इंक्रीज, व्हाट डज इट मीन? नहीं नहीं, डेटर इंक्रीज हो गए, ठीक है, यस, BR एंड डेटर्स इंक्रीज, ठीक है बेटा, वो तो इंक्रीज हुए ही है, वो तो दिख रहा है ट्रेड रिसीवेबल से। आप बताओ क्यों इंक्रीज हुए, क्या रीजन है इसके पीछे? रीजन है, यस, वेरी गुड हर्षिता, क्रेडिट सेल्स, वेरी गुड। इट मीन्स करंट ईयर में कंपनी ने मैक्सिमम सेल्स क्रेडिट में किए, मे भी फ्यूचर में आपको बैड डेट का रिस्क ज्यादा हो सकता है। तो दीज आर द पॉइंट्स जिससे जो बैंकर्स होते हैं, एनालिसिस जिनको करना होता है, इन पॉइंट्स के बेसिस पर ही वो एनालिसिस करते हैं। तो क्रेडिट सेल्स बहुत ज्यादा हुए हैं और उसका इम्पैक्ट ट्रेड रिसीवेबल्स पर आया है। ओके, तो अब आपका फाइनल आंसर आ गया 12,85,000। और इस क्वेश्चन में ना तो टैक्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है और ना ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का। ओके, तो आप उन दोनों के लिए कोई ट्रीट नहीं करोगे, जो स्टेप नहीं है वो स्किप हो जाएंगे। अब देखो, एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। आज मैंने आपको इंटरेस्ट के ट्रीटमेंट बताए, प्लस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का ट्रीटमेंट बताया, प्लस मैंने टैक्स का ट्रीटमेंट बताया। 3 ट्रीटमेंट आपको न्यू बताए हैं। इंटरेस्ट में अगर कोई डेट गिवन नहीं है तो ओपनिंग पे लगाएंगे, अगर कोई डेट गिवन है तो ऑपोजिट पे लगाएंगे। टैक्स, करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स स्टेप 1 में ऐड होगा और प्रीवियस ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स स्टेप 4 में माइनस होगा। ऑपरेटिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अगर आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम है तो स्टेप 1 में माइनस होगी और स्टेप 5 में प्लस हो जाएगी। अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस है तो स्टेप 1 में प्लस होगा और नीचे आपका माइनस हो जाएगा। हाँ जी, इतना क्लियर है आप लोगों को? प्लीज टेल मी, आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। गुड डे एवरीवन।